इंडिया को एक नया स्टार्टअप डेस्टिनेशन मिल चुका है, एक ऐसा स्टेट जो 86% पहाड़ों से घिरा हुआ है, उत्तराखंड। यस, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उत्तराखंड को देश का स्टार्टअप लीडर डिक्लेयर कर दिया। उत्तराखंड में हो रहे एक सडन बूम इन स्टार्टअप्स को देखते हुए पीएम मोदी ने तो ओपनली ये तक अनाउंस कर दिया कि ये दशक यूके का होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये 10 साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट अभी ही कई बड़े बड़े कंपनीज ने यूके सरकार के साथ इन टोटल 3.5 लाख करोड़ के बिजनेस एमओयूज साइन भी कर लिए। बट दिस इज एक्चुअली वेरी अनबिलीवेबल, क्योंकि जैसे मैंने बताया, यूके एक ऐसा राज्य है जहां का 86% एरिया कंप्लीटली पहाड़ों से भरा हुआ है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बिजनेसेस सेटअप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। और इसके अलावा 2020 तक अगर आप देखोगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स तो बेंगलुरु में थे। यूके का तो टॉप तो छोड़ो, टॉप 10 में भी नाम नहीं था। तो फिर अचानक से 3 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड देश के टॉप 5 स्टार्टअप हब्स की लिस्ट में आ गया। ऑल्सो धामी गवर्नमेंट का एक मेजर क्लेम है, उनका यह दावा है कि वो यूके को 2025 तक यानी कि अगले साल तक एक आत्मनिर्भर राज्य बना देंगे। बट हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि उत्तराखंड के और खुद बीजेपी के ही फॉर्मर सीएम तीरथ सिंह रावत जी का स्टेटमेंट है कि करप्शन यूके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने तो करप्शन के रेट्स तक रिवील कर दिए कि आम आदमी को गवर्नमेंट ऑफिस से काम करवाने के लिए अक्सर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% कमीशन सिर्फ एज अ ब्राइब देना पड़ता है, रिश्वत। आखिर इस सब से यूके गवर्नमेंट कैसे लड़ेगी? क्या वाकई में इसके बावजूद यूके में एक स्टार्टअप वेव ले आना, उस राज्य को आत्मनिर्भर बना देना, ये ख्वाब लॉजिकली पॉसिबल भी है, या सिर्फ 2024 के इलेक्शंस के पहले की ये पॉलिटिक्स है? अब बीइंग एन उत्तराखंडी, मैं पर्सनली उत्तराखंड गया था और सीएम साहब को भी मिलकर आया, जिनसे हमें डेवलपमेंट और पॉलिसीज के कुछ बहुत ही इंटरनल इंसाइट्स मिले हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आपके साथ भी डिटेल में शेयर करूंगा। करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह कहना है कि यह 100% पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने 5 ऐसी गवर्नेंस पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है जो उत्तराखंड की काया पलट कर रही है। उसमें से एक पॉलिसी ने तो लिटरली बिना किसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ही उत्तराखंड के हर घर में एटलीस्ट एक स्टार्टअप ओपन कर दिया है, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर खड़ा कर दिया। अनबिलीवेबल, राइट? इवन आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड। सो चलो समझते हैं ये कौन सी पॉलिसीज है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं उसी पॉलिसी से जिसने अकेले ही यूके के ऑलमोस्ट हर घर में एक एंटरप्रेन्योर खड़ा कर दिया है, हर घर से एक बिजनेस शुरू करवा दिया है, वो भी ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। ये स्ट्रैटेजी है यूके's होम स्टे इनिशिएटिव। ये पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल हुई कि यूके में अब एक रिवर्स माइग्रेशन ट्रेंड शुरू हो गया है। कोरोना महामारी में हमारे यहाँ माइग्रेशन होता था, तेजी से माइग्रेशन होता था। वो माइग्रेशन अब रिवर्स माइग्रेशन के रूप में हो रहा है। आज की तारीख में वहां के करीब 850 गांव के लोग जो जॉब करने के लिए शहर गए थे, वो इस पॉलिसी की वजह से अब वापस से अपने गांव लौट आए। प्लस इसके वजह से वहां पर होम स्टे का कल्चर भी काफी पॉपुलर हो गया, टू द एक्सटेंट कि अब तो स्टेट सीएम भी गवर्नमेंट बंगलोज की जगह होम स्टेज में रुकना प्रेफर कर रहे हैं। दरअसल होम स्टे कॉन्सेप्ट में लोग अपने घर को ऐसे डेवलप करते हैं कि टूरिस्ट स्टे करने के लिए होटल की जगह पर किसी कॉमन आदमी के घर पर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्लस लोगों का भी फायदा होता है क्योंकि वो अपने घर पर रहकर ही माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। ये ट्रेंड आज यूके में एकदम तेजी से फैल रहा है। एक सॉर्ड नाम के गांव का एग्जांपल लेते हैं। सॉर्ड यूके के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। इस होम स्टे इनिशिएटिव की वजह से इस गांव के टोटल 85 फैमिलीज में से 60 फैमिलीज आज सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गई है। लेकिन ये स्टोरी किसी एक गांव की नहीं है। आप उत्तराखंड होम स्टे गाइड के इस लिस्ट को ही देख लीजिए। यहां रिमोट से रिमोट जगहों में भी आपको काफी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। नाउ इतने दूर दराज के गांव में भी लोगों का एंटरप्रेन्योर्स बनना कोई खाने की बात नहीं है। सो ये आखिर हुआ कैसे? तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि एयरबीएनबी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ऑलरेडी होम स्टे आइडिया पर काम करती है, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने ना बड़े ही बारीकी से उसमें कुछ फॉल्ट्स ऑब्जर्व किए और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि यूके के होम स्टे मॉडल में वो सारे फॉल्ट्स फिक्स हो जाए।
सो सबसे पहले तो एयरबीएनबी पर अक्सर टूरिस्ट स्कैम्स का आरोप लगाते हैं। आप खुद एक बार बस ट्विटर पर जाकर #Airbnb स्कैम सर्च कर लो तो आपको टूरिस्ट के कई सारे ऐसे कंप्लेंट्स दिख जाएंगे। अब इस तरह के स्कैम्स एयरबीएनबी पर इसीलिए पॉसिबल होते हैं क्योंकि यहां पर होम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन एयरबीएनबी जैसे स्कैम्स यूके में ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 प्रोविजंस ऐड किए हैं। पहला, ओनर को अपना घर होम स्टे पर चलाने के लिए गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना मस्ट होगा, और दूसरा, ये कंपलसरी है कि ओनर और उसकी फैमिली भी उसी घर में ही रह रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि टूरिस्ट के साथ एयरबीएनबी जैसे फ्रॉड्स ना हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस पॉलिसी से गेस्ट और होस्ट दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। सो इट्स क्लियरली अ विन विन फॉर ऑल। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के दूसरे प्रोविजन की। उसमें भी होम ओनर्स के लिए काफी सारे फायदेमंद क्लॉजेस हैं। जैसे कि अगर कोई ओनर अपने घर को होम स्टे के कमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर करता है तो उसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉन कमर्शियल रेट्स पर ही दिए जाने वाले, यानी कि मार्केट रेट से भी कम भाव में। अब लेट्स से व्हाट इफ किसी का घर पुराना है और उसे होम स्टे चलाना है, सो इसके लिए क्या किया जा सकता है? वेल, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी यूनिक पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत अगर किसी होम ओनर का घर पुराना हो गया है तो गवर्नमेंट के रिनोवेशन सब्सिडी की मदद से वो अपने घर को फाइनेंशियल हेल्प से रिनोवेट करवा के फिर उसे होम स्टे में रजिस्टर करवा सकता है। अमेजिंग, राइट? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने इस होम स्टे इकोनॉमी से केवल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकल एरिया को डेवलप करने के भी स्कीम्स निकाले। जैसे कि होम स्टे प्रोग्राम के अंडर अगर किसी गांव में 6 घर होम स्टे के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस गांव में वाटर और रोड सर्विसेज बिल्ड करने की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हो जाएगी। दरअसल ट्रेंड कुछ ऐसा है ना कि पिछले कुछ सालों में लोकल और फॉरेन टूरिस्ट के बीच होम स्टे को काफी प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल घरों में लोकल्स के बीच रहना टूरिस्ट को उनके कल्चर का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे देता है। और टूरिस्ट की ये नीड इस रिपोर्ट में भी साफ दिखती है, जिसके प्रेडिक्शंस के हिसाब से इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में 2024 तक होम स्टेज का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20.7% हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन द राइज इन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस। और इसीलिए ये होम स्टे इनिशिएटिव देवभूमि की इकोनॉमी में एक मेजर फोर्स ऐड कर रहा है। Now, talking about the second policy behind UK's economic rise, इस पॉलिसी ने तो एक्चुअली काफी स्मार्टली यूके के नेचुरल ब्यूटी को ही एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया। सो पिछले साल इंडिया में कुछ 32 लाख डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुए, जिसमें 3.75 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए। अब ये इंडिया भर में एक ग्रो होता हुआ मार्केट है। इसी डिमांड को काफी अच्छे से समझते हुए और उसे लेवरेज करने के लिए धामी जी यूके को इंडिया का नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाना चाहते हैं। 8 दिसंबर 2023 को यूके में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भी मेड इन इंडिया की ही तरह देश में वेड इन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। और देश के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स से गुजारिश की कि वो अगले 5 सालों में एटलीस्ट अपने फैमिली के किसी एक मेंबर की डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में जरूर कराएं। आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी, जिसके फर्स्ट फेज में 6 प्लेसेस के नाम हैं: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तेहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर, पिथौरागढ़ में मुंशियारी हिल्स, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पीक और रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण टेम्पल। बाय द वे, हिंदुइज्म में ऐसी मान्यता भी है कि त्रियुगी नारायण टेम्पल में ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अब सोचो कितने ही कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इसी भव्य मंदिर से कर सकते हैं। और डेस्टिनेशन वेडिंग्स वाकई में एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप राजस्थान को ही ले लो, उन्होंने अपने कल्चरल हेरिटेज को काफी ब्यूटीफुली यूज किया है इस इकोसिस्टम को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए। आप उनके आंकड़े देख लो, उनके टूरिज्म बोर्ड के हिसाब से 2022 में वहां पर 2 लाख शादियां हुई थी, जिसका बजट था 70,000 करोड़ रुपीस। जस्ट इमेजिन। राजस्थान की तरह यूके के पास भी एक नेचुरल एडवांटेज है। यूके एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्लस वो तो देवभूमि भी कहलाया जाता है, लेकिन यूके ने अब तक कभी उसे लेवरेज नहीं किया था। Which brings us to the next point. One of the major sectors behind the economic growth in UK
इज प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन यूके। क्या आप जानते हो सिर्फ उत्तराखंड में, सिर्फ एक ही स्टेट में आप 4 धाम यात्रा कर सकते हो। अब 4 धाम यात्रा हिंदुओं के लिए ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है जैसे हज मुस्लिमों के लिए है। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हर एक हिंदू को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार 4 धाम यात्रा करने जाना ही चाहिए। लेकिन ओरिजिनली 4 धाम आदि शंकराचार्य द्वारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी देश के 4 कॉर्नर्स, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, पुरी ओडिशा में है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है और द्वारका जो कि गुजरात में है, इन चारों कॉर्नर्स में एस्टैब्लिश किया गया था। इस यात्रा में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की जर्नी तय करनी होती है, जो कि एक फैमिली जिसमें छोटे बच्चे या एल्डर्स हो उन सभी के लिए काफी एग्जॉस्टिंग हो जाती है। और इसीलिए उत्तराखंड में एक छोटा 4 धाम यात्रा किया जाता है जो उतना ही पुण्य का माना जाता है। इनफैक्ट इसी यात्रा को आज के तारीख में इन जनरल 4 धाम यात्रा ही कहते हैं। इस 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल्स की यात्रा की जाती है। और क्योंकि ये चारों टेम्पल्स एक ही स्टेट में मौजूद है, इसीलिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। और इसी वजह से पूरे विश्व से कई हिंदूज की यहाँ पर आने की तमन्ना होती है। जैसे इसी साल पहली बार यहाँ पर 50 लाख यात्री आए थे। यही कारण है कि धामी गवर्नमेंट ने केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल्स को और पिलग्रिम फ्रेंडली बनाने के लिए इन टेम्पल्स के रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान पर काम कर रही है, जो लोकल इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, जैसे कि वाराणसी में हुआ। दरअसल दिसंबर 2021 में विश्वनाथ कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद से केवल 2 सालों के अंदर 10 गुना ज्यादा, लगभग 10 करोड़ पिलग्रिम्स ने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। ये नंबर ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से भी 5 गुना ज्यादा है। अब इस ह्यूज नंबर से लोकल इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला होगा ये आप खुद ही गेस कर सकते हो। बस वैसे ही उत्तराखंड टेम्पल रीडेवलपमेंट प्लान्स भी लोकल इकोनॉमी के लिए एक मिरेकल साबित होंगे। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान में केवल वो एरियाज ही है जहां पर टूरिज्म और टेम्पल्स है। एक्चुअली स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो धामी गवर्नमेंट ने एक यूनिक अप्रोच के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रोडक्ट्स स्टेट वाइज सिलेक्ट किए गए। कुछ का नाम लेके बताता हूं, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे कि बागेश्वर का कॉपर क्राफ्ट और मंडुआ बिस्किट्स यानी कि रागी बिस्किट्स काफी फेमस है। हरिद्वार का गुड़ और शहद फेमस है और पिथौरागढ़ जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, वहां के वुलन कारपेट्स काफी फेमस है। सो द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन इस एम्बिशियस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यह भी वादा किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग एटसेट्रा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इन फैसिलिटीज के थ्रू स्टेट के लोकल प्रोडक्ट्स का नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो सके। अब आते हैं फ्रेंड्स मेन बर्निंग क्वेश्चन पर कि ये सारे डेवलपमेंट्स पॉसिबल कैसे हैं जब यूके में एक मेजर प्रॉब्लम है, करप्शन। अब यस, नो डाउट इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे पहले चलो देखते हैं कि करप्शन के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशंस प्रपोज किए। वेल, इनमें से पहला है एंटी करप्शन लॉ। सो गवर्नमेंट ने एक एंटी करप्शन लॉ प्रपोज किया। ये वेबसाइट देख रहे हो, इसमें आपको उन सभी ऑफिसर्स के फोटोज दिख जाएंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार का करप्शन किया हो, जिससे करप्ट ऑफिसर्स में ये डर बैठ जाए कि करप्शन करने पर लीगल प्रोसीजर के साथ पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी जिंदगी भर के लिए उन्हें फेस करना पड़ेगा। धामी सरकार ने अपने स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को करप्शन को रोकने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इसके तहत ये डिपार्टमेंट 5 स्टेप्स में ऑपरेट करता है। पहला स्टेप है इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस अपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर नजर बनाए रखता है और उनका इंटेल गैदर करता है, ताकि करप्शन होने पर विजिलेंस डिपार्टमेंट को सबसे पहले खबर हो सके। दूसरे स्टेप में विजिलेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को करप्ट ऑफिसर्स के बारे में अलर्ट करता है। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेशन ट्रैप। इस स्टेप में करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ देहरादून और हल्द्वानी बेस्ड विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और उस ऑफिसर को रेड हैंडेड पकड़ने के लिए, एविडेंसेस गैदर करने के लिए ट्रैप बिछाते हैं। चौथे स्टेप में इंक्वायरी होती है। इसमें भी 2 टाइप्स है, एक ओपन इंक्वायरी और दूसरी सीक्रेट इंक्वायरी। ओपन इंक्वायरी में ऑफिसर से डायरेक्टली पूछताछ की जाती है, लेकिन सीक्रेट इंक्वायरी में उस करप्ट ऑफिसर के खिलाफ सीक्रेटली सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। अब 5वें स्टेप को एक नए स्टेप कंसीडर करने से ज्यादा इसे पहले स्टेप से भी जोड़ा जा सकता है। यह है एनोनिमस कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करना। अब इस करंट गवर्नमेंट द्वारा विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिए फ्री हैंड का इंपैक्ट आप बिलीव नहीं कर सकते। स्टेट विजिलेंस ऑफिसर्स बस यूके में करप्शन के खिलाफ टूट पड़े। उन्होंने IAS ऑफिसर रामविलास यादव, जो स्टेट गवर्नमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको
को तक करप्शन के लिए अरेस्ट कर लिया। और आईएएस छोड़ो, वीडी ने तो सीधे उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी पर भी करप्शन के लिए एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। अब खुद यूएन ने भी अपने एक रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि करप्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फेयर कंपटीशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जिसके लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों पर पड़ते हैं। और इसीलिए ये यूनिक और ड्यूटीफुल आइडिया मच नीडेड था यूके में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूम करवाने के लिए। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के सबसे बड़े रास्ते के कांटे यही करप्ट ऑफिसर्स ही होते हैं। अब फ्रेंड्स, उत्तराखंड के विकास का दूसरा बड़ा हर्डल था एजुकेटेड बट अनक्वालिफाइड यूथ। ऑल ओवर इंडिया में यूथ की ट्रेनिंग और एजुकेशन में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम चीटिंग और पेपर लीक्स। द संडे गार्जियन न्यूज़पेपर के अनुसार पिछले 7 सालों में देश में लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट की लाइव्स पेपर लीक होने के कारण इफेक्ट हुई है। और यूके में भी 2016 से ये पेपर लीक इंसिडेंट्स एकदम से बढ़ गए थे, जिस वजह से मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स चीटिंग के कारण कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और लेस डिजर्विंग स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रमोट हो जाते। अब ये चीटिंग वाला स्टूडेंट जाहिर है पढ़े लिखे तो अपीयर करते हैं, लेकिन फंडामेंटली अनक्वालिफाइड ही रहते हैं। सो जब कंपनीज भी इन बच्चों को हायर करती है तो वो उतने केपेबल नहीं होते और वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, और इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्टेट इकोनॉमी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। और इसीलिए एट द एंड एग्जाम चीटिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए देश की इकोनॉमी को रूट से फिक्स करने के लिए धामी गवर्नमेंट ने एक नई एंटी चीटिंग लॉ लाई, जिसे देश का वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एंटी चीटिंग लॉ बताया जा रहा है। क्योंकि इस नए एंटी चीटिंग लॉ में अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए 2 बार पकड़ा जाता है तो उसे 30 लाख रुपए का फाइन और साथ में लाइफ टर्म प्रिजन भी सर्व करना पड़ सकता है। और अगर स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई प्रिजन पेपर लीक्स में इन्वॉल्व होता है तो उसे 10 करोड़ का फाइन और साथ में उम्र कैद हो सकती है। यानी कि धामी गवर्नमेंट केवल पॉलिसीज ही नहीं बना रही, बल्कि उनके स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज भी इंट्रोड्यूस कर रही है, बेसिकली अटैकिंग द रूट प्रॉब्लम्स, जिससे खाली सरफेस लेवल से प्रॉब्लम्स फिक्स ना हो, बल्कि फंडामेंटल लेवल पर ही यूके का पूरा इकोसिस्टम और वहां की जनता इतनी काबिल हो सके कि वो यूके के इस इकोनॉमिक राइज इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर पाए। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये पॉलिसीज काफी है यूके को एक स्टार्टअप हब और आत्मनिर्भर बनाने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड डेवलपमेंट, ये चेंज इन एटीट्यूड सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं आया है, बल्कि पूरे इंडिया में आया है। और फिर चाहे बात हो डेवलपमेंट की या फिर नेशनल सिक्योरिटी की, हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारा देश भारत आज के तारीख में जो एक्शन ले रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई टेररिस्ट जो पाकिस्तान में छुपे हुए थे वो अचानक से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 26/11 का एक मास्टरमाइंड मारा गया, और इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है दाऊद इब्राहिम का, जिसके मरने की खबर अचानक से मीडिया में वायरल हो गई थी। लेकिन क्या सच में दाऊद मर गया है? क्योंकि छोटा शकील तो यह दावा कर रहा है कि वो जिंदा है। तो एक्चुअली हुआ क्या? क्यों अचानक से देश के दुश्मन एक एक करके मारे जा रहे हैं? इस पूरे मैटर को मैंने डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हुए एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलेंगे। और अगर फ्रेंड्स उत्तराखंड की बढ़ती तरक्की को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होता है तो एक लाइक जरूर ठोकना। इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर आपको प्राउड फील होता है तो भी एक लाइक जरूर ठोकना, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।